हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीथ का परिभाषा, ब्रीथ का फॉर्मूला, ब्रीथ से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो डिस्कस करेंगे और इनके गुणधर्म ज्ञात करेंगे, जानेंगे। तब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ब्रीथ दिखता कैसा है। तो ब्रीथ ऐसा दिखता है, आपको ये पता है। तो ब्रीथ के गुणधर्म क्या होते हैं, तो आपको ये पता है कि ब्रीथ के जो गुणधर्म होते हैं उसके जस्ट मध्य में वो केंद्र होता है जिसको ओ से सूचित करते हैं। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की पर के कोई भी बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी मिलाने वाली जो दूरी है, अर्थात वृत्त के केंद्र से वृत्त पर के कोई भी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसको छोटी आर से सूचित किया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई कहेगा कि ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली दूरी को कहेंगे त्रिज्या, तो बिल्कुल सही है। और आपस में सभी त्रिज्या का जो मान होता है बच्चों, ये बराबर होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, वृत्त की त्रिज्या के बारे में आपने जान लिया, तो वृत्त की जीवा के बारे में जानिए। तो देखिए, वृत्त की जीवा वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु के बीच मिलाने वाली दूरी को, या कोई भी वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी को ही जीवा कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु है बी, तो ये ए बी को बीच की जो दूरी होगी वो जीवा ही होगी। तो जीवा वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी होती है, ये आपको जानना है। अब आपको ये पता चल गया कि जीवा जो होता है वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो इसको मिलाएंगे तो ये भी जीवा होगा। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये मिलाएंगे तो ये भी जीवा होगा। अर्थात वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु को बीच की दूरी को ही हम कहेंगे जीवा होता है वो। अब आगे देखिए, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी जीवा होगी। अब देखिए यहाँ पे वृत्त ये हमने बना लिया, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो होगा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगा, और यही जीवा अब व्यास बन जाएगा। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाता है, क्योंकि आप देखिए कि जो जीवा केंद्र से गुजरेगी वह व्यास होता है। अब आपको ये समझ आ गया कि व्यास, आपको पता चल गया कि व्यास क्या होता है। तो वृत्त पर के दो बिंदु को मिलाने वाली वह जीवा जो केंद्र से गुजरते हो, तो वह जीवा जो केंद्र से गुजरे वह व्यास कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया। अब ये वृत्त के केंद्र को ओ से सूचित करते हैं, तो ओ से बी की दूरी भी आर है, ओ से ए की भी दूरी आर है, तो ए और बी की दूरी जो होगा आर प्लस आर 2r हो जाएगा। और ए बी को अगर हम व्यास को डी से सूचित करेंगे, तो डी जो दूरी होगा, ये ए से बी की जो दूरी होगा, आर जोड़ आर यानी 2r के बराबर होगा। यानी व्यास बराबर सूत्र होगा 2 गुने त्रिज्या अर्थात 2r होगा। ये सभी आपको जानकारी लेना था, जो कि ज़रूरी था। अब आगे एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, और व्यास अगर दिया रहेगा तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 होगा। वृत्त का परिधि अर्थात परिमिति उसी को कहते हैं 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये पता हो कि वलय क्या होता है, तो वलय का भी क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो वलय क्या होता है, रिंग उसी को कहते हैं इंग्लिश में, वलय का इंग्लिश रिंग होता है। तो ये वाला एक वृत्त है, उसके बाहर एक और वृत्त है, और ये जो वृत्त है ना, ये असल में ये वाला कुछ जगह होता है जिसमें कुछ मटेरियल होते हैं, बीच में ये खाली रहता है, अर्थात ये रिंग होता है जो हाथ में पहनी जाती है। तो ये जो वलय का जो हुआ, यानी ये छोटा वाला वृत्त, एक बड़े वाला वृत्त, फिर से समझिए, एक छोटा वाला एक वृत्त है जो कि ये वाला है वृत्त, और एक बड़ा वाला वृत्त जो है कि ये आपको समझ में आ गया। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी वाली आर से सूचित करेंगे, छोटे वाली त्रिज्या को छोटी वाली आर से सूचित करेंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया कि अगर गौर से देखिए यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वलय जो होता है वो असल में, ये वलय का जैसे आप बनाएंगे तो वलय का जो सूत्र होगा वो देख सकते हैं। वो एक वृत्त यहाँ पे है तो इसकी छोटी वाली त्रिज्या है, एक वृत्त यहाँ पर है तो इसकी त्रिज्या बड़ा वाला होगा। तो अर्थात कहेंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए हमको, तो वो निकलेगा कैसे, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला रिंग का ही, वलय का ही क्षेत्रफल निकलेगा। यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर छोटी आर का स्क्वायर होगा। तो यहीं पे पाई कॉमन लीजिएगा तो आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। ये वलय का क्षेत्रफल का सूत्र निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि
कि वलय का क्षेत्रफल का सूत्र पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होगा। अब अर्धवृत्त समझाते हैं। वृत्त का आधा कटा हुआ भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 अर्थात 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में आधा कर देंगे तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही निकलेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का और गुणधर्म जानेंगे, क्योंकि अगर ये अर्धवृत्त मैंने बनाया, ये अर्धवृत्त है ये, तो ये आर और ये आर आपको पता है अभी भी ये व्यास ही है। भले ही वो वृत्त आधा हो गया लेकिन यहाँ पे ये व्यास है। अब व्यास में जो अर्धवृत्त आप देखिए तो ये वाला परिमिति जो होगा, परिमिति मतलब चारों ओर की लंबाई, अर्धवृत्त की जो परिमिति होगा ये वाला लंबाई प्लस ये वाला लंबाई दोनों होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त का जो परिमिति का सूत्र होगा वो 2 पाई आर ही बड़े वाले वृत्त का होता है परिधि, लेकिन उसमें आधा अर्धवृत्त होगा तो 2 से भाग हो जाएगा। अब प्लस में ये आर और आर भी लंबाई जुटेगा अर्थात 2r और जुटेगा, तो 2 ये कट जाएगा तो बचेगा पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमिति अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? तो पाई आर प्लस 2r, और 2r को ही हम d बोलेंगे, व्यास बोलेंगे तो पाई आर प्लस d भी बोल सकते हैं, क्योंकि d बराबर 2r होता है तो 2r के बदले d पुट हो जाएगा। इस प्रकार आपने समझ लिया कि क्या फॉर्मूला होगा। अब आगे समझते हैं यहाँ पे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का फॉर्मूला। त्रिज्यखंड क्या होता है पहले वो जानिए, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो त्रिज्यखंड आपको समझाते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड आपको ये अच्छे से पता है कि कोई भी अगर ये वृत्त है तो ये वृत्त केंद्र के यानी दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र घिरेगा इसको ही त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। ये ब्लैक वाला भाग लघु त्रिज्यखंड होगा, अब बड़े वाला जो भाग होगा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्यखंड आपको समझ में आ गया। त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि कोई भी दो त्रिज्या जो होगा उससे जो घिरे क्षेत्र होंगे, यानी देखिए त्रिज्या ये आर हुआ, ये भी आर हुआ, और वृत्त के जो बचे भाग जो होते हैं वो परिधि कह सकते हैं, चाप इसको कहेंगे। तो ये चाप और दो वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र होगा वो त्रिज्यखंड होगा। ये चाप क्या होता है मैं फिर से बता दूं, ये जो है ना, मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये ए की बी की जो ये जो परिधि जो होगी, ए से बी की जो परिधि होगी उसको चाप कहेंगे। इतना ही ये चाप कहलाएगा। तो कहेंगे कि दो त्रिज्या और चाप के बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहेंगे। अब ये लघु है तो इसलिए लघु कहा गया, और बाकी ये बड़ा त्रिज्यखंड है तो ये इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहा गया। अब आगे यहाँ पे समझिए कि ये लघु त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है त्रिज्यखंड की, ये जो क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से समझिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर जो होता है वो पूरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन आपको केवल इतना का ही चाहिए, इसलिए उसमें θ/360 गुना होगा ताकि आपको ये उससे कम वैल्यू आए। यानी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है त्रिज्यखंड का। कौन से त्रिज्यखंड? तो लघु त्रिज्यखंड का। अब अगर बृहद त्रिज्यखंड का निकालना होता तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर लघु त्रिज्यखंड का, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का ही आएगा। यानी पाई आर स्क्वायर में अगर लघु त्रिज्यखंड अर्थात 3/360 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तब आपका ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको समझनी है, ये जो त्रिज्यखंड आपने समझ लिया, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो त्रिज्यखंड आपको पता है, तो ये चाप की लंबाई, इसकी लंबाई का सूत्र होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। यानी आपने समझा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में θ/360 पाई आर स्क्वायर होता था, और चाप की लंबाई में θ/360 2 पाई आर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे परिभाषा भी दी हुई है कि त्रिज्यखंड होता क्या है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो, देख लीजिए दो त्रिज्या है और एक चाप से घिरा हुआ है, उसे ही कहते हैं त्रिज्यखंड। अब आपको याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चाहे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो,
चाहे वृत्तखंड की चाप की लंबाई हो, फिर से समझिए, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो या वृत्तखंड की चाप की लंबाई हो, बात एक ही है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। चाहे वो वृत्तखंड की चाप की लंबाई हो या त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो, दोनों ही सूत्र समान होते हैं। वो चाप की लंबाई क्या होता है, ये वाला चाप, ये इसी की लंबाई का सूत्र होता है ये। इस प्रकार आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई स्क्वायर होगा। चाप की लंबाई का सूत्र θ/360 2πr सूत्र होगा। त्रिज्यखंड की परिमिति, अब यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, त्रिज्यखंड की जो परिमिति होता है, ये त्रिज्यखंड की परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो ये यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है कि यहाँ पे θ/360 2πr, ये आपको पता है त्रिज्यखंड का परिमिति। यहाँ पे परिमिति में ही लंबाई, ये वाला लंबाई तो आप लीजिएगा त्रिज्यखंड की परिमिति, लेकिन आर जो और आर भी तो लेंगे क्योंकि कुल लंबाई होगा ना। तो त्रिज्यखंड का जो ये कुल लंबाई, ये वाला भाग जो हमने रंग किया है, तो ये इतना इतना तो हो जाएगा θ/360 2πr। अब प्लस में आर जो रहा 2r और जोड़ेंगे तो वो आप त्रिज्यखंड का परिमिति निकल जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। और बाकी और यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइम जो है आगे बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक चीज़ मैं और बता दूँ, वृत्तखंड क्या होता है। इस प्रकार से वृत्तखंड क्या होता है तो देख सकते हैं, कोई भी जीवा और वृत्त के चाप के बीच की जो क्षेत्रफल होगा वही होगा आपका वृत्तखंड। आप यहाँ फिर से देखिए, ये जीवा है और ये चाप से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये वृत्तखंड का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये होता क्या है, वृत्तखंड। इस तरीके से अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है। इस प्रकार से आप वलय क्या होता है आपने ये सीखा, अर्धवृत्त क्या होता है आपने ये भी सीखा। इस प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फार्मूला यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो कोई भी चतुर्थांश का जो फार्मूला होता है वो भी आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई होगा, वही चतुर्थांश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, तो ये इसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो सभी आपस में चतुर्थांश हुआ। तो कोई एक चतुर्थांश का जो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा, अर्थात 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। इस तरीके से ठीक उसी प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर बटे 2 ही तो है वो चीज़ें लिखा हुआ। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।